स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। इसके आगे की कक्षा आज प्रारंभ होगी। बच्चों हम लोग बात करेंगे कैसे संधारित्रों को संयोजित किया जा सकता है। इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाता है ये हम लोग इस कक्षा में सीखेंगे और इसके बाद ये भी देखेंगे कि संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो बच्चों अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमको देखना है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। तो बच्चों संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक तो संधारित्रों का हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हो गया संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों पहला देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और बच्चों जो दूसरा है वो है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहली हेडिंग हो गई हमारी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों यदि हमें संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को धन वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और इसी क्रम में जोड़ते चले जाएंगे कि अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो बच्चों संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हमने ये आपको समझाया कि किस तरीके से जोड़ेंगे, लेकिन आप इसको देखिए, चित्र को देखेंगे तो हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ये पहला संधारित्र है, ये पहला संधारित्र है और इस पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है इसको बच्चों हम लोग धन वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे? धन वैद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। और पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है इसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे और जो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है बच्चों इसको तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और जो हमारा अंतिम संधारित्र है उसकी हम दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे।
तो ये जो हमारा अंतिम संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे। क्लियर बच्चों? तो जो अंतिम संधारित्र है उसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। अब धन वैद्युत स्रोत से जोड़ने वाले संधारित्र में धनात्मक आवेश आएगा। अब बच्चों मान लो इसमें धन क्यू आवेश आए, तो यह धनात्मक आवेश पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और बाहरी भाग में, भीतरी भाग में जितना ऋण क्यू आवेश आएगा बाहरी भाग में उतना ही धन क्यू आवेश आ जाएगा वैद्युत स्थैतिक प्रेरण की घटना के अनुसार। ये जो धनात्मक आवेश है बच्चों, ये प्रतिकर्षित होकर हमारा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाएगा और अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के धनात्मक आवेश को निरस्त कर देंगे, तो यहां वही धन क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह बच्चों इसके भी भीतरी भाग में ऋण क्यू आवेश, बाहरी भाग में धन क्यू आवेश, वो धन क्यू आवेश यहां आ जाएगा। इसी तरह बच्चों यहां पर दूसरी प्लेट में भीतरी भाग में ऋण क्यू आवेश, बाहरी भाग में धन क्यू आवेश, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के बाहरी भाग के धनात्मक आवेश को निरस्त कर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में संयोजित किया हुआ है। बच्चों एक चीज आपको यहां ध्यान देनी होगी, पहले संधारित्र की धारिता अगर C1 है, दूसरे संधारित्र धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र धारिता C3, तो पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा V1 इज इक्वल टू, चूंकि बच्चों कॉन्सेप्ट में हम लोगों को पता है C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो V1 इज इक्वल टू बनेगा बच्चों Q अपॉन C1। इसी तरह अगर यहां देखें तो V2 इज इक्वल टू बनेगा Q अपॉन C2। इसी तरह यहां देखें तो V3 इज इक्वल टू बनेगा Q अपॉन C3। तो इस तरह बच्चों हम कह सकते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर जो है, और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो भिन्न भिन्न है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े समस्त संधारित्रों की प्लेटों पर वैद्युत आवेश की मात्रा समान होती है। तो बच्चों यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम देखें तो विपरीत ध्रुव वाली प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो यहां पर समझते हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में विपरीत ध्रुव वाली प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्लेटों पर वैद्युत आवेश की मात्रा समान, जबकि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों पर वैद्युत आवेश का मान समान, जबकि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर भिन्न भिन्न होता है।
भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों, जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों पर वैद्युत आवेश का मान समान है, जबकि अगर पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर देखेंगे तो V1 है, दूसरे के बीच देखेंगे तो V2 है, तीसरे के बीच देखेंगे तो V3। वैद्युत विभवांतर का मान भिन्न भिन्न है। क्लियर? तो अब बच्चों चित्र में C1, C2 व C3 धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब मान लो बच्चों कि ये जो हमारा धन वैद्युत स्रोत है इसका वैद्युत विभव V, और जो पृथ्वी है इसका वैद्युत विभव 0 है। तो बच्चों ये तीनों संधारित्र V विभवांतर के बीच जुड़े हैं, तीनों की प्लेटों पर वैद्युत आवेश का मान समान है। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होगा? पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर वो बनेगा बच्चों V1 = Q/C1। इसी तरह दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर क्या बनेगा? वैद्युत विभवांतर वो होगा बच्चों V2 = Q/C2। इसी तरह बच्चों तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V3 होने वाला है Q/C3। तो बच्चों कुल वैद्युत विभवांतर क्या होगा? क्योंकि वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, तो कुल वैद्युत विभवांतर हमारा होगा V = V1 + V2 + V3। अर्थात हम अगर यहां से एक कूलाम आवेश को यहां तक लाते हैं तो यहां पर किया गया जो हमारा कुल कार्य होगा वो बच्चों वैद्युत विभवांतर V के बराबर होगा। क्लियर? तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब बच्चों मान लीजिए कि अगर इन तीनों संधारित्रों का जो तुल्य धारिता है, श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है वो अगर बच्चों हमारी कैपिटल C है, तो हमें तुल्य संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होगा ये देखना होगा। तो बच्चों तुल्य क्या होता है? इन तीनों संधारित्रों को हटाकर इसके स्थान पर एक संधारित्र लगाना है, इसके स्थान पर एक संधारित्र लगाना है, मतलब यही वैद्युत विभवांतर में उस संधारित्र को लगाया जाए और इस तुल्य संधारित्र की प्लेटों पर उत्पन्न वैद्युत आवेश की मात्रा समान है, उतना ही वैद्युत आवेश प्लेटों पर आए जितना कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आता है। तो बच्चों इस स्थिति में संधारित्र की जो धारिता होगी वो इन तीनों संधारित्र के तुल्य होगी। इट मींस इन तीनों को हटाओ और इनके स्थान पर इनका तुल्य कैपिटल C लगाओ। तो तुल्य संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? यदि तीनों संधारित्रों का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कैपिटल C है, तो तुल्य संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होगा? की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होगा? तो बच्चों वो कैपिटल V = बनेगा
Q अपॉन C। अब हम समीकरण एक में कैपिटल V कॉमा V1 कामा V2 तथा V3 का मान रखने पर तो यहां पर हम इन सब के मान रख देंगे। तो V के स्थान पर लिख देंगे Q बाई C, V1 के स्थान पर लिख देंगे Q बाई C1, V2 के स्थान पर लिख देंगे Q बाई C2 और V3 के स्थान पर लिख देंगे Q बाई C3। अब बच्चों Q को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारा ये क्या बनने वाला है, 1 अपॉन C इज इक्वल टू द 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों, ये जो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इन संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम का योग, जैसे C1 है तो उसका उल्टा 1 बाई C1, C2 का व्युत्क्रम 1 बाई C2, C3 का व्युत्क्रम 1 बाई C3। तो इनके व्युत्क्रमों का जो योग है 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 का जो योग है, वह इन तीनों संधारित्रों का जो तुल्य संधारित्र है, इन तीनों के तुल्य जो धारिता रख रहा है संधारित्र, इन तीनों को हटाएं और वो भी इसी वैद्युत विभवांतर में इतना ही आवेश प्लेटों के बीच संचित करे, तो इन तीनों के जो तुल्य संधारित्र है उसकी जो धारिता होगी बच्चों वो कैपिटल C के व्युत्क्रम के बराबर है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े समस्त संधारित्रों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य संधारित्र के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो बच्चों यही श्रेणी क्रम संयोजन है संधारित्रों का, और श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों का तुल्य धारिता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन करी। बच्चों पूरा डेरिवेशन नोट करते चले हैं, अच्छी नोट्स बनाए, बहुत ही सरलता के साथ पांडे सर जी आपको भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते चले। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा बिल्कुल क्लियर। बच्चों मेहनत करनी है, मन लगाकर मेहनत करनी है। इस बार बोर्ड परीक्षा के परिणाम में बहुत अच्छे अंक लाने हैं। आगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी देखेंगे और आप मन लगाकर अध्ययन करें, पूरा वीडियो अंत तक देखें, एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने जो संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन है उसे देख लिया है, और इसके लिए जो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र आया है वो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आया। क्लियर बच्चों? अब हम लोग बात कर रहे हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। कैसे संधारित्रों को हम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहां 3 संधारित्र हैं और इन तीनों संधारित्र को हम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए बच्चों समस्त संधारित्रों की जो पहली प्लेटें होती उनको हम लोग धन वैद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। मतलब समस्त संधारित्रों की पहली प्लेटों को धन वैद्युत स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है, और समस्त संधारित्र की जो दूसरी प्लेटें हैं उनको पृथ्वी के साथ जोड़ दिया जाता है। कहां से जोड़ दिया जाता है बच्चों? पृथ्वी से। तो जब हम इसे पृथ्वी से जोड़ देंगे तो बच्चों धन वैद्युत स्रोत से ये तीनों प्लेटें हो जाएंगी धनात्मक आवेशी, और इन प्लेटों के भीतरी भाग में ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और बाहरी भाग में धनात्मक आवेश आएगा जो पृथ्वी से आ रहे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरस्त हो जाएगा। अब बच्चों मान लो पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे की धारिता है C2 और तीसरे की धारिता है C3। तो बच्चों संधारित्रों को जब हमने
समांतर क्रम में जोड़ा तो किस प्रकार जोड़ा, समस्त संधारित्रों की पहली प्लेट को धन वैद्युत स्रोत से और समस्त संधारित्र की दूसरी प्लेट को ऋण वैद्युत स्रोत से। मान लीजिए बच्चों धन वैद्युत स्रोत का वैद्युत विभव कैपिटल V है और पृथ्वी का वैद्युत विभव तो शून्य होता है। तो बताओ बच्चों पहले संधारित्र को जिन दो बिंदुओं के बीच जोड़ा है वो बिंदु धन वैद्युत स्रोत और पृथ्वी। तो बताओ पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, V-0। तो इट मींस पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच भी वैद्युत विभवांतर V। तो बच्चों जैसा हम लोगों ने देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होती है, उसी तरह समांतर क्रम संयोजन में प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर का मान समान होता है। तो अगर हम पहले संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा निकालें Q1 तो वो होगी बच्चों हम लोगों को पता है Q होता है CV। क्लियर, C=Q/V तो Q=CV। तो Q1 बराबर हो जाएगा बच्चों C1V, Q2 बराबर हो जाएगा C2V और Q3 बराबर हो जाएगा C3V। तो बच्चों पहले संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा निकाल ली, दूसरे संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा निकाल ली, तीसरे संधारित्र की प्लेट पर वैद्युत आवेश की मात्रा को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो आइए चलते हैं इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे और कैसे निकालेंगे इसका तुल्य धारिता। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। तो समांतर क्रम संयोजन में अगर हम लोग देखें तो समान ध्रुव वाली प्लेटें एक साथ जुड़ी, समान ध्रुव वाली मतलब जिनमें धन है वो देखिए एक साथ जुड़ी है, जिनमें ऋण है वो देखिए एक साथ जुड़ी है। समान ध्रुव वाली प्लेटें एक साथ जुड़ी होती है। यहां पर ये भी लिख सकते हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में समान ध्रुव वाली प्लेटें एक साथ जुड़ी होती है, धन धन एक साथ, ऋण ऋण एक साथ जुड़ी। क्लियर। अब बच्चों एक चीज अगर हम लोग देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात, तो प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर का मान समान होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े समस्त संधारित्रों की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर समान, जबकि संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश की मात्रा, संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अब बच्चों अगर हम लोग देखें चित्र में तो C1, C2, C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो चित्र में C1, C2 व C3 धारिता वाले तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े। अब प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V। क्लियर। तो पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी, पहले संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा क्या होगी बच्चों, आवेश की मात्रा ये बनेगा हमारा Q1 C1V। क्लियर। दूसरे संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा क्या होगी, दूसरे संधारित्र की प्लेट पर
आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q2 इज इक्वल टू C2V। तीसरे संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा क्या होगी बच्चों? आवेश की मात्रा Q3 इज इक्वल टू C3V। क्लियर? तो पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा, दूसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा, तीसरे संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा, समस्त संधारित्रों पर आवेश की मात्रा निकाल ली। तो अगर कुल वैद्युत आवेश की मात्रा देखी जाए तो कुल वैद्युत आवेश, चूंकि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, तो कुल वैद्युत आवेश जो बना हमारा वो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्लियर बच्चों? अब अगर हम इन तीनों संधारित्रों को हटाएं और इनके स्थान पर इनका एक तुल्य संधारित्र लगाएं, मान लीजिए जिसकी धारिता है C, तो धन वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया, धन से, और दूसरी प्लेट को जोड़ दिया पृथ्वी से। तो बच्चों अगर हम इस तुल्य संधारित्र को जोड़ देते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच में, अर्थात ऐसा संधारित्र जो इन तीनों को रिप्लेस करके इन तीनों के तुल्य जो भी प्रभाव है वो उत्पन्न करता हो, तो बच्चों विभवांतर यहां पर V ही है, क्योंकि पृथ्वी का 0 और वैद्युत स्रोत का V। तो जो इस पर आवेश की मात्रा होगी वो Q इज इक्वल टू C इंटू V होगी। तो यदि समांतर क्रम में जुड़े समस्त संधारित्रों, का की तुल्य धारिता कैपिटल C हो, तो तुल्य संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? आवेश की मात्रा क्या होगी वो देख लेते हैं। तो मात्रा Q बराबर C कितनी होगी? CV। ठीक है। अब समीकरण 1 में Q, Q1, Q2 तथा Q3 के मान रखने पर, तो इनको बच्चों यहां रख देते हैं। तो Q ये हो जाएगा CV, ये हो जाएगा C1V, ये हो जाएगा C2V, ये हो जाएगा C3V। V को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह बच्चों हम लोग ये देख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में ये जो संधारित्र जुड़े हैं, इन समस्त संधारित्रों का जो तुल्य धारिता बनता है, जो इनका कुल प्रभाव है, वो कैपिटल C धारिता वाले संधारित्र के प्रभाव के बराबर। तो बच्चों जो तुल्य धारिता निकल कर आएगी कैपिटल C, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आएगी। तो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े समस्त संधारित्रों का तुल्य धारिता जो है C, वो जुड़े संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो बच्चों बेहद ही सरल अंदाज में आपने देखा है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। बच्चों खूब मन लगाकर मेहनत करो, इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छे अंक लाने हैं। आप पढ़ो, खूब पढ़ो, क्योंकि बच्चों जो पढ़ा है वही आगे बढ़ा है, हमको मन लगाकर पढ़ना है। बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में बिल्कुल क्लियर करके समझाया जाएगा। आप नोट्स भी बनाते चलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। और हम लोग आगे की भी कॉन्सेप्ट देखेंगे आज, तो इसको आप आराम से देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर कंप्लीट करें। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा, सब कुछ बिल्कुल सीख लें। जब भी आपका जो भी सिलेबस छूटा हुआ है उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। आप प्लेलिस्ट में अपने जो भी सिलेबस को आप छोड़ चुके हैं उसे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 2 में यहाँ तक एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप
मन लगाकर अध्ययन करें। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इन अ कैपेसिटर। तो बच्चों संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में हमको कार्य करना होता है। जिस वैद्युत स्रोत से संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है वह वैद्युत स्रोत उस संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में जो कार्य करता है उसके लिए ऊर्जा भी वैद्युत स्रोत से ही दी जाती है। तो संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य बच्चों उस संधारित्र में उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों मान लीजिए ये है अपना कोई संधारित्र और इस संधारित्र को हमने वैद्युत स्रोत से जोड़ा तो इसमें धनावेश आ गया। इसकी पहली प्लेट को जब वैद्युत स्रोत से जोड़ा और इसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो भीतरी भाग का ऋणावेश हो जाएगा और बाहरी भाग का धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो बच्चों मान लीजिए हमने इसको V वोल्टता V वैद्युत विभव वाले वैद्युत स्रोत से जोड़ा है और पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य होता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा वो बच्चों शून्य होगा, सॉरी V माइनस 0 V होगा। अब मान लीजिए संधारित्र धारिता है C और इसकी प्लेटों पर आवेश आ जाता है Q। क्लियर? तो यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश की मात्रा है, संचित आवेश की मात्रा Q तथा प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कैपिटल V है, कैपिटल V है। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? की धारिता निम्न प्रकार होगी। तो बच्चों संधारित्र धारिता क्या होने वाली है उसको देख लेते हैं हम लोग। C = Q/V। अब बच्चों हमें यहां यह देखना है कि अगर हम संधारित्र की प्लेट को आवेश इकट्ठे तो दे नहीं देंगे, इसको हमने Q = 0 से Q = Q तक आवेशित किया है जिसके कारण इसका वैद्युत विभव V = 0 से V = V तक हुआ। तो बच्चों अगर हम संधारित्र की प्लेट को दिए गए विभव V को Y अक्ष में और संधारित्र की धारिता C है और संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश Q को X अक्ष में प्रदर्शित करें, मतलब V को Y अक्ष में और Q को X अक्ष में प्रदर्शित करें, तो बच्चों जो हमारा प्राप्त ग्राफ होगा वह एक मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी y = mx। और उस सरल रेखा की जो ढाल होगी जो QV, पहली बात तो संधारित्र को आवेशित करने में दिए गए आवेश को x अक्ष में निरूपित करें और प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V को y अक्ष में निरूपित करें, तो जो प्राप्त ग्राफ होगा हमारा वो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी। तो ग्राफ जो हमारा बनेगा इसके लिए वह QV ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी, से होकर गुजरने वाली सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी और जिसकी ढाल बच्चों प्रवणता वो m = tan θ = 1/c होगी।
क्लियर बच्चों? तो अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो एक्स अक्ष में रखना है संधारित्र की प्लेट को दिए गए आवेश को, तो Q बराबर 0 पर और Q बराबर Q पर, ये हमने आवेश की मात्राएं दिखा दी। क्लियर? और जब आवेश 0 था तो विभव 0 है, और जब आवेश हमारा Q बराबर Q है तो विभव जो है वो कैपिटल V है, और विभव को हमको y अक्ष में प्रदर्शित करना है। तो मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा बनेगा यह ग्राफ हमारा QV ग्राफ। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि QV ग्राफ और आवेश अक्ष के बीच ये जो घिरा क्षेत्रफल होता है, ये जो क्षेत्रफल है आपका, ये पूरा, ये जो है संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो W जो होगा हमारा वो QV ग्राफ तथा Q अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल होगा, घिरा क्षेत्रफल होगा, और यह क्षेत्रफल बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इस जगह पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आधार हमारा कितना बना? आधार हमारा बना Q - 0, अर्थात Q - 0, और विभव प्रारंभ में 0 है, अंत में V हो जाता है, तो ऊंचाई जब हम लेंगे तो वो V - 0 होगा। तो बच्चों किया गया कार्य W = ½ QV हुआ। यही कार्य संधारित्र की प्लेटों पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ½ QV, Q के स्थान पर देखिए बच्चों Q = CV भी होता है, तो यहां पर CV रखेंगे तो ये हो जाएगा ½ CV², और V के स्थान पर हम लिख सकते हैं Q/C, तो यही सूत्र हमारा ½ Q²/C हो जाएगा। तो बच्चों संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र वही आ रहा है जो चालक प्लेट पर विद्युत चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र आया था। क्लियर बच्चों? तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देख लीजिए। बेहद ही सरल अंदाज में हम लोगों ने सीखा है संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को। बच्चों मन लगाकर पढ़ो, इसको नोट्स में लिख लो, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। अब की बार परीक्षा में बिल्कुल धूम मचा देनी बच्चों, पूरा एग्जाम बिल्कुल पूरा पेपर करके आना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना है। जुड़े रहो बच्चों आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से, शेयर करते रहो चैनल को, अपने दोस्तों को बताते रहो। यहां बहुत अच्छी तरह से आपको हर एक चीज समझाई जाती है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब देखेंगे हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो आयतन है, उस आयतन में जो संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो कुल कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर? तो बच्चों देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored between the plates of parallel plate capacitor। तो बच्चों एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट, इसकी प्लेटों का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा बच्चों कैपिटल ए है, ये ए है, और हम इस प्लेट को जो है धन वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो इसमें धनात्मक आवेश आ जाएगा, वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। इसके बाद बच्चों इसी के समीप हम एक दूसरी प्लेट भी रख रहे हैं,
इसी के समीप हम एक दूसरी प्लेट भी रख रहे हैं, इसके समीप हम एक दूसरी प्लेट भी रख रहे हैं। इसके समीप हम एक दूसरी प्लेट भी रख रहे हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, इस प्लेट का भी क्षेत्रफल a है और इसको पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं। इसके भीतरी भाग में ऋणावेश, बाहरी भाग में धनावेश आया होगा, धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और ये वाली धनात्मक, ये वाली ऋणात्मक है। और अब बच्चों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है प्लेटों के बीच, ये दूरी स्मॉल d। तो बच्चों ये बताओ, संधारित्र की प्लेटों के बीच ये जो आयतन हुआ, ये जो आयतन है, इस आयतन का मान कितना होगा? तो बच्चों ये आयतन होगा हमारा, ये आयतन आने वाला है हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब बच्चों ये पूरा बनने वाला है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में हो गई और ये ऊंचाई हमारी d। तो प्लेटों के बीच आयतन जो है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे लंबाई के बराबर, प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच का आयतन a इंटू डी होगा। इसी आयतन में जो संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए हम लोग गणना करेंगे। तो बच्चों c क्या है? c है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर c। और v क्या है बच्चों? संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा बना कैपिटल V। संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बना हमारा कैपिटल V। क्लियर बच्चों? तो अब देखते हैं, चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है, की धारिता वो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। क्लियर बच्चों? अगर प्लेटों के बीच K परावैद्युत पदार्थ का माध्यम रखा है तो फिर ये K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d हो जाएगी फैराड में। क्लियर? तो अब बच्चों संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E, तथा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या बनेगी बच्चों? विभव प्रवणता देखिए, d दूरी पर विभवांतर है, v तो एकांक दूरी पर होगा v अपॉन d। तो बच्चों इसे ही कहते हैं हम लोग विभव प्रवणता, एकांक दूरी में हुए विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, विभव प्रवणता v बाई d है, के बीच संबंध से, के बीच संबंध से। तो इनका संबंध क्या है? E इज इक्वल टू v अपॉन डी। क्लियर बच्चों? तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। तो इसको कह देते हैं समीकरण 1, इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब बच्चों संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा वो U इज इक्वल टू होगी हाफ CV स्क्वायर। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो यहां पर बच्चों हम लोग मान रख देते हैं U इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d, और V का मान हुआ E इंटू डी। तो E d का होल स्क्वायर, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d इंटू E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो d से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो बच्चों U इज इक्वल टू आया। अच्छा यहां पर 1/2 हमने छोड़ दिया, इसको भी ध्यान दीजिए। 1/2 ये बना हमारा k एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल E स्क्वायर इंटू A इंटू डी। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ये संधारित्र की प्लेटों के बीच AD
आयतन में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इसको हम जूल से कहेंगे। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो ये। अब अगर हम लोग यहां देखें संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो बनने वाली है बच्चों, देखिए एडी आयतन में वैद्युत स्थिति ऊर्जा है हमारी कैपिटल यू, तो एकांक आयतन में कितनी होगी, U अपॉन एडी। इसी को हम लोग संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे। तो स्मॉल यू इक्वल टू हो गया कैपिटल यू अपॉन एडी, और इसमें एडी का भाग दे देंगे तो एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ए स्क्वायर। बच्चों ऊर्जा का मात्रक हुआ जूल और आयतन का मात्रक हुआ मीटर क्यूब। तो बच्चों ये है संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की एकांक प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों वक्त हो चला है आज आपसे अलविदा कहने का। मिलेंगे कल फिर रात 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बच्चों ध्यान देना हमारी ये बात, जो पढ़ा है वही आगे बढ़ा है। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आप खूब मन लगा के पढ़ें। इस बार आपकी परीक्षाओं पर इस बार बेटा बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका पूरा परिणाम होगा, पूरा रिजल्ट होगा। बच्चों कक्षा को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना।